जनता जनार्दन मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमीय पांडे। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस शख्सियत से, वह हैं आईपीएस अंकुर अग्रवाल। अंकुर अग्रवाल से हम आज बातें करेंगे क्योंकि यह 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और काफ़ी यूथ के आइडियल भी हैं और यहाँ चंदौली में इनका मैं जनता जनार्दन मीडिया से स्वागत भी करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता जनार्दन मीडिया पर। धन्यवाद सुमित आपका, धन्यवाद कि आप आए आज हमसे मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई यहाँ आने के लिए। और जैसा कि जानकारी है हमें कि आप 2016 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और यूथ आइडियल में भी काफ़ी चर्चित रहते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम 2016 में उत्तर प्रदेश में आए हैं और काफ़ी थोड़ा बहुत लोगों को टेक्निकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो थोड़े लोग जानते हैं और लोगों को कोई साइबर में भी काम किया है, साइबर टेक्नोलॉजी में भी काम किया है और सहारनपुर, नोएडा, मथुरा रहे हैं तो लोग थोड़ा बहुत हमें जानते हैं। सर, प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से है? जरा प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के बताइए। शुरुआत मेरी अम्बाला से हुई थी। मैं अम्बाला में एक स्कूल था, कॉन्वेंट स्कूल, उसमें पढ़ा हूँ। फिर 2 साल चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ और फिर मैंने बीटेक अपनी इंजीनियरिंग जो है वो बिट्स पिलानी से राजस्थान में करी है। राजस्थान में करने के बाद फिर मैंने 3 साल नौकरी करी है। इसमें 1 साल बैंगलोर और 2 साल मैं यूएसए रहा हूँ। जिसको ही एक ही कंपनी में काम मैंने नौकरी करी और फिर उसके बाद कुछ कारण अपने थे और कुछ मेरे को यूपीएससी का शुरू से थोड़ा वो था कि मेरे को यूपीएससी करना है, तो फिर कंपनी से रिज़ाइन करके मैंने यूपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी में सिलेक्शन किया और फिर आईपीएस में भर्ती हुआ और 2016 में फिर उत्तर प्रदेश में। सर, जैसा कि यह चंदौली आपका पहला जिला माना जाता है और यहाँ नक्सल मूवमेंट काफ़ी गतिविधि भी देखने को मिलती है, इसलिए चंदौली को नक्सल प्रभावित जिला भी कहा जाता है। तो इससे कैसे उबारेंगे आप और ये कैसे खत्म होगा? नक्सलिज्म से कैसे अपना जिला डिस्ट्रिक्ट हटेगा? देखिए, नक्सलिज्म बहुत चंदौली जैसे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और बहुत अभी काफ़ी कम भी हो गया है, पर अभी भी हम अलर्ट हैं। पुलिस प्रशासन इसको लेके बहुत अलर्ट है और जो भी गतिविधियाँ ग्राउंड पे हो रही हैं या जंगल वाले एरिया में हो रही हैं उसमें हम खुद गश्त करेंगे, खुद पेट्रोलिंग करेंगे, ऑर्निंग करेंगे। तो ये प्रायोरिटी एरिया हमारा हमेशा रहेगा कि जो पूर्व में अच्छा काम किया गया है सरकार द्वारा उसी को मेंटेन करते हुए उसमें और उसको इम्प्रूवमेंट करते हुए बिल्कुल ही नक्सलिज्म को इस शहर से ख़त्म करते हैं और आने वाले टाइम में इसको जो रेड कॉरिडोर में चंदौली को गिना जाता है, चंदौली को जल्द से जल्द रेड कॉरिडोर से बाहर निकाला जाए और नक्सल फ्री किया जाए। सर, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आज हम अपने ज़िले में भी काफ़ी यूथ जो हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं और कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएफएस बनना चाहता है, जिसकी जैसे रुचि रहती है वो वैसा बनना चाहता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे आप आइडियल करेंगे, आइडियल के रूप में जो आपको मानते हैं? देखिए कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बहुत सारी सर्विसेज हैं यूपीएससी में और जिनको शौक़ है और जो ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये आपको ज़िंदगी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस और सीखने को बहुत कुछ देता है जो शायद एक कॉर्पोरेट जॉब आपको ना दे सके। तो कॉर्पोरेट जॉब में आप एक काम को करते हैं, उसको उसी को लगातार करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको एक कमी फील होती है कि मैं ग्राउंड पे लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा तो मेरा जीवन का अर्थ क्या है। तो उसको देखते हुए अगर आपको उस तरीके की आप सोच रखते हैं तो आईएएस हो गया, चाहे आईपीएस हो गया, आईआरएस या आईएफएस भी हो गया। आईएफएस में भी आपको बहुत सारे कंट्रीज, विदेश में जाके भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है और वहाँ पे आप भारत की समस्याओं को, भारत के व्यापार को, हर चीज़ को भारत का रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बढ़ाते हैं, जिससे आर्थिक और वैसे भी स्ट्रैटेजिकली भी हमारे देश को हमेशा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंस रहती है उसकी। तो अगर आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट है तो यूपीएससी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको अपने करियर को लेके जाने के लिए और काफ़ी अच्छा उसमें लोगों ने परफॉर्म किया है। बहुत अच्छे लोग इसमें पूर्व में भी आए हैं और जो देश जिसको स्टील फ्रेम नाम बोला जाता है हमारे कंट्री का, तो किसी कारणवश ये शुरू से रहा है। जब से संविधान बना है तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, संविधान के टाइम से इसको लोगों ने मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसी टाइम से सोच रखा था कि इसको हम संविधान में डालेंगे और ये संविधान में रहा है शुरू से। तो ये ऐसी सर्विस है जो जब से भारत आज़ाद हुआ तब से चल रही है और इसमें लोग आते रहे हैं, लोग काम करते रहे हैं और लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। तो जिनको भी शौक़ है इन सर्विसेज में आने का, उनका बहुत बहुत स्वागत। कभी भी कोई गाइडेंस हो, हम चंदौली में हैं तो आपको लगे कि कोचिंग की कुछ किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप कभी भी हमारे पास आइए। हम खुद 2-3 बार यूपीएससी निकाले हैं, 2 बार तो आईपीएस में ही सिलेक्ट हुए हैं लगातार, 2015 में भी, 16 में भी। तो आप कभी भी आइए, कोई भी आपको चीज़ में हम गाइड कर सकते हैं और आप जिसको आपकी सब स्टडी में हेल्प मिलेगी जिससे, तो हम हमेशा हमारे द्वारा आपके लिए खुले हैं। सर, एक सवाल और है कि जैसे सिविल एस्पिरेंट की 10-12 घंटे पढ़ाई करते हैं
बावजूद उसमें से कुछ ही लोग आईपीएस बन पाते, कुछ ही लोग आईपीएस बन पाते। उनकी भी ऐसी बातें रहती कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन आईएएस नहीं बन पा रहा, आईपीएस नहीं बन पा रहा, तो उनके लिए कैसे गाइडलाइंस आपके? देखिए, आपको भी एक चीज़ जाननी, मतलब बेसिकली बच्चे भी जानते हैं जो पेपर दे चुके हैं कि जो सिलेबस है इसका बहुत होता है। तो सिलेबस को बांधना एक चीज़ होती है। आप जब पेपर देने जाएंगे तो वो हर बंदे ने कम से कम 25 या 30 किताबें पढ़ रखी होती हैं। पर ये नहीं है कि किताबें पढ़ ली पर अगर आप वहाँ पर रिप्रेजेंट आपको याद ही नहीं है तो उस कारणवश लोग उसमें फेल करते हैं। तो इसमें स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपने पढ़ा उसको किस तरीके आप याद कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ रही है। अगर बैठ रही है तो आप उसको किस तरह से टेबल से, चार्ट से कैसे समझ रहे हैं, आप उसको कैसे सोचते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी के आपको हिसाब से चलना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। आप ये नहीं है कि इसका कभी को ये नहीं कह सकता मेरी 100% तैयारी हो गई है। अगर 100% तैयारी हो जाती तो आप मानते हैं कि जो प्रीलिमिनरी का पेपर होता है उसमें से सबके पूरे नंबर आ जाते हैं। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ है यूपीएससी में कि 200 में से 200 में किसके नंबर आए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि किस एरिया में ज़्यादा पढ़ूँ, किस एरिया के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, किस एरिया में मैं स्ट्रांग हूँ, किस एरिया में मुझे दिक्कत आती है तो मुझे और इसमें एक्स्ट्रा किताबें पढ़नी पड़ेंगी। करंट अफेयर्स को मैं कैसे बांधूँ, करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा आजकल मल्टीपल न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, मल्टीपल मैगजीन्स हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, तभी लोग इसमें जो कहते हैं 10-10, 12-12 घंटे पढ़ते हैं तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। उनकी दिक्कत यही रहती है कि वो सिलेबस को बांध नहीं पाते हैं। सिलेबस को बांध के प्रायोरिटी पर रख के स्ट्रेटेलाइज करके तैयारी करें तो जरूर सिलेक्शन होगा। सर जैसा कि लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, लड़के वही कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो घर पे रह करके कैसे तैयारी करें? देखिए, बहुत सारी जो सरकार द्वारा बहुत सारी सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग फी भी जगह पे कराई जा रही है और अब तो काफ़ी ऑनलाइन हो गया है। तो कोविड के कारण बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ऑनलाइन आ गए हैं, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं और जो मेरे ख्याल से ज़्यादा महंगी नहीं मिलती हैं और उसमें आप ऑनलाइन उसको लेके उनकी वीडियोस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो सरकारी संस्थान उनके द्वारा, हर एक सरकार द्वारा, हर एक राज्य सरकार द्वारा भी इसमें कोचिंग की फैसिलिटीज़ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उनको दी जा रही है। अब EWS कोटा भी आ गया है यूपीएससी के अंदर, जो पहले नहीं होता था। तो उससे भी एक प्रायोरिटी दी जा रही है कि जो आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं उनको सिलेक्शन में थोड़ी मदद मिले। तो उसमें कुछ भी है तो आप इंटरनेट का जरूर इस्तेमाल करें। उसको सही इस्तेमाल करने से आप इंटरनेट से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ जान सकते हैं। सभी के नोट्स जो पूर्व में टॉपर रहते हैं उनके नोट्स अवेलेबल हैं आजकल ऑनलाइन, उसको डाउनलोड करिए, उनकी वीडियोस को डाउनलोड करिए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी चीज़ को समझाते हैं। तो उसको इस्तेमाल करिए समझने के लिए चीज़ें। और सिर्फ कोचिंग का सिलेक्शन नहीं होता है, कोचिंग सिर्फ मेरा ये मानना है कोचिंग 10 से 20% ही हेल्प करता है, बाकी आपकी खुद की स्टडी, आपकी स्ट्रैटेजी मैटर करती है। तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करें जो चीज़ ऑनलाइन है। सर चंदौली जैसा कि है, चंदौली में पुलिस अधीक्षक के रूप में आप हैं, तो चंदौली में बेटर पुलिसिंग के लिए और क्या करना चाहिए? देखिए, चंदौली के जो प्राइम एरियाज़ हमारे पास हैं, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी है, क्या यहाँ पे शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई भी ऐसा क्राइम ना हो, लोगों को एक सेफ फील हो, लोग रात को चल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं तो उनके लूटपाट, चोरी, इस तरह की घटनाएँ ना हो। सेकेंड प्रायोरिटी हमारी महिला सुरक्षा है। महिला सुरक्षा के लिए जो भी केसेस आ रहे हैं, चाहे वो पॉक्सो के हैं, रेप के हैं, गैंग रेप के हैं, या कोई भी ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर पैरवी करके जल्द से जल्द सज़ा हो सके, तो महिला सुरक्षा एक बहुत प्रायोरिटी है। ये हमारा शुरू से नोएडा में भी रहा है और यहाँ भी रहेगा। इसमें हम खुद केसेस को मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि उनका टाइम से कोर्ट में उसका निस्तारण हो जाए और पुलिस की तरफ से सहयोग रहे। और बाकी जो तीसरा यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है तो काफ़ी चीज़ों की स्मगलिंग वगैरह भी होती है, जिसको तस्करी बोल के, जैसे शराब की और बाकी सारी चीज़ों की तस्करी होती है। तो उसको भी हम उसके लिए टोटल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ आए हैं। हमें यही इंस्ट्रक्ट भी किया गया है लखनऊ से कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी, कहीं भी पुलिस की लापरवाही मिलेगी तो उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई दिखेगी आपको। और इसको कोशिश हम यही करेंगे कि जो यूथ है यहाँ का वो किसी भी इस तरह की गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, वो सही रास्ते पे जाए और एक सही करियर को बनाए। किसी बॉर्डर एरिया के कारण आने के कारण उसको गलत गतिविधियों में ना इन्वॉल्व हो, तो ये प्रायोरिटी है। सर जैसा कि 2022 विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और नक्सल मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी होते रहते हैं, तो इस पर क्या कर रहेगी चंदौली पुलिस? देखिए, इलेक्शंस में हमारा मेन प्रायोरिटी ये रहती है इलेक्शन कमीशन की भी कि इलेक्शन फ्री होने चाहिए, बिल्कुल फ्री, बिना किसी दबाव के। डेमोक्रेसी है, सब आराम से वोट कर सके, किसी को कोई दबाव ना रहे। तो नक्सल मूवमेंट को देखते हुए हम पूरी गवर्नमेंट करके पूरी हमारी जो फील्ड में सारे ऑफिसर्स रहेंगे
खुद हम जा जाके जो गांव अफेक्टेड हैं वहाँ पे कैंपेन करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, ताकि किसी को कोई दबाव में वोटिंग का कोई प्रेशर ना बन सके। और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसके अंदर सभी फ्री अपने इच्छा से वोट करें, किसी को भी वोट करें पर अपनी इच्छा से करें और किसी के दबाव में वोट ना करें। जिले में अवैध वसूली की भी खबरें सामने आती रहती है, तो इसको कैसे रोकेंगे आप? अभी मैं अधीनस्थों का क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि क्योंकि बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो स्मगल होती हैं, शराब का, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है तो उस कारण से काफ़ी लोग उधर से भी आते हैं और यहाँ से भी कुछ यहाँ से माल स्मगल किया जाता है। तो इसके लिए शुरू से मैंने अपनी पहली जो मीटिंग जब ली थी, जिस दिन मैं ज्वाइन किया था, उसी दिन 1 घंटे में मीटिंग ली थी, तो मेरा पहला पैरामीटर यही था कि पैसे की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर पैसे की शिकायत आती है तो मेरा पेन कहीं रुकेगा नहीं, उसमें कड़क से कड़क कार्रवाई आपको दिखेगी। और इसमें मैं अपने जितने मेरे नीचे लोग जो काम कर रहे हैं, जितने मेरे जूनियर्स भी हैं, जितना मेरा स्टाफ भी है, उनको क्लियर एक कट मैसेज दे चुका हूँ इनिशियली भी। और अब आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहूँगा कि इसमें किसी का भी नाम या कुछ भी सामने आता है इसमें कड़क से कड़क कार्रवाई होगी। और मेरे रहते यहाँ 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड 0 टॉलरेंस फॉर क्लाउड स्लॉटर और 0 टॉलरेंस फॉर तस्करी की, शराब की तस्करी, ये आपको दिखेगी और इसमें कार्रवाई भी दिखेगी। चंदौली के लोग कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जो आम जनता है, चूँकि कुछ लोगों का ये भी शिकायत रहती है कि नहीं मैं पुलिस के यहाँ जाऊँगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग आने में डरते हैं सर, इससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि पुलिस का दरवाजे हम आपके लिए हमेशा खुले हैं, कभी भी आप दबाव महसूस ना करें। पुलिस एक अंग है सरकार का, ठीक है, सरकार की तरफ से पुलिस एक अंग है, प्रशासन एक अंग है, तो पुलिस के दरवाजे आपके लिए ही हैं। पुलिस एक ऐसा विभाग है जो आपकी मदद के लिए बना है, आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है। तो कभी भी आइए, मेरे पास कभी भी आइए। और आपको हमेशा मेरा यहाँ सुबह मैं 10 बजे ऑफिस में मिलता हूँ, तो 10 से लेकर 2:30 या 3 बजे तक मैं ऑफिस में रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर एक व्यक्ति से मैं पर्सनली मिल सकूँ। और मेरा मोबाइल नंबर, CUD नंबर सभी के पास है, और जिसके पास नहीं है मैं फिर से एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, 9454400262। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9454400262। तो कभी भी आप इस पर कॉल करिए, कभी भी व्हाट्सएप करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कोई भी आपको लगता है कि मैं उसको गोपनीय इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, तो वो गोपनीय इन्फॉर्मेशन आप दीजिए। इसके व्हाट्सएप को मैं पर्सनली मॉनिटर करता हूँ और सिर्फ मेरे पास ही रहता है। तो इस नंबर पे आप कुछ भी व्हाट्सएप करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास आएगी। तो इसमें आप ये मतलब कि सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई भी आपका नाम कहीं पे ऐसे एनोनिमस ही रखा जाएगा, आपका नाम गोपनीय रहेगा, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होगी जो बनती होगी, और आपकी जितनी सहायता पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। सर, चंदौली में और कुछ क्या नया हो सकता है आपके तरफ से? देखिए, चंदौली में थोड़ा जो मैंने देखा है कि हाईवे है और काफ़ी ट्रक मूवमेंट होता है रात में, तो एक्सीडेंट्स भी काफ़ी मतलब होते रहते हैं। और कुछ जो हाईवे है उसमें कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग है, कुछ फ्लाईओवर्स पेंडिंग है, तो रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है उसके लिए, जिसके लिए उनको सर्विस लेन से जाना पड़ता है। तो वो मेरा एक ये भी प्रायोरिटी एरिया रहेगा कि ट्रैफिक जाम्स भी जो है, और हाईवे का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम जैसे मुगल सराय मार्केट में किसी कारणवश वहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है और वहाँ एक ट्रैफिक जाम रहता है, क्योंकि वहाँ स्टेशन भी है और हाईवे पे ट्रक्स हैं, तो उसमें कोई दुर्घटना ना हो, लोग टाइम से अपने ऑफिस पहुँच सकें, बच्चे स्कूल पहुँच सकें और मिनिमम टाइम वेस्ट हो तो किसी भी आदमी का। तो ये प्रायोरिटी एरिया रहेगा और जल्दी आपको ट्रैफिक में और ओवरऑल सिक्योरिटी में हाईवे के ऊपर जो है वो आपको नज़र आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ IPS अंकुर अग्रवाल, जो चंदौली के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में हैं, और इनसे हमने एक्सक्लूसिव जनता जनार्दन के लिए बातें की, और जल्दी मैं इसको फ्लैश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जनता जनार्दन डिजिटल मीडिया, मैं